हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके एमसीक्यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, आपको कहता है अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी एंड इफ द वैल्यू ऑफ R इज डिक्रीज्ड द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर विल बी। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, आपको कहता है एक रेजिस्टर है, ठीक है, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, क्लियर। और इसको आपने कनेक्ट किया है एक आइडियल बैटरी के साथ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ R इज डिक्रीज्ड। अब जो R की जो वैल्यू है ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो पावर डेसिपेटेड होगी रेजिस्टर के अक्रॉस वो कितनी होगी, ठीक है। मतलब क्या है, इंक्रीज होगी पावर या डिक्रीज होगी, या इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकती है, या रिमेन अनचेंज या कुछ भी नहीं होगा। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीट का फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, I²RT, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता था, अगर याद हो आपको, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से, और एक होता था यहाँ से V²/R इंटू में T। ये दो फॉर्मूले होते थे, ठीक है। और ये हीट ही क्या होती थी, हमारी वर्क डन ही होती थी, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता था वो वर्क डन अपॉन में टाइम बनता था। तो यहाँ से वर्क डन जब हम निकालते थे, अगर I²RT यहाँ रखें इस तरीके से और नीचे ये T आ गया, तो ये I²R एक फॉर्मूला बनता था पावर का, और एक पावर का फॉर्मूला अगर ये हम रख दें वर्क या हीट, एक ही बात थी, हीट एनर्जी है या वर्क है, एक ही चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको रखें हम तो V²/R इंटू में T और ये नीचे वाला T, तो यहाँ से जो पावर आती थी वो ये आती थी V²/R, अगर आपको याद है। इन दो फॉर्मूलों के लिए मैंने आपको बताया था कब यूज़ होते हैं, जब करंट क्या हो, सेम हो तो ये यूज़ होगा, और जब वोल्टेज सेम हो तो ये यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ से भी हीट के लिए अगर पूछता तो अगर करंट सेम है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर वोल्टेज सेम है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते थे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप कहोगे ये तो सीरीज़ में है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ से सेम करंट जा रहा है, तो ये क्या है, आप कहोगे सीरीज़ में, या आप कहोगे सेम करंट जा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो पावर के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, और जिसमें ये क्या कह रहा है, अगर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आप कहोगे पावर भी डिक्रीज करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। नहीं, देखो यहाँ पर यही इसने ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में, उसने बोल दिया ना कि इफ़ द वैल्यू ऑफ R इज डिक्रीज, R की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर R की वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो तो देखो फॉर्मूला क्या होता है करंट का, I=V/R। अगर आप R की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो I क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्लियर है। तो जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सेम करंट के लिए लगता है। तो ये चीज़ भी क्लियर है जी, है सीरीज़ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि सीरीज़ में क्यों, सीरीज़ में हम कहते हैं करंट सेम है, और जो आपके पास पैरेलल होता है उसमें आप कहते हो कि वोल्टेज सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहानी को समझो, आप कहोगे सीरीज़ है तो ये चलना चाहिए, नहीं, उसने ये भी तो बोला है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करो, तो यानी कि करंट चेंज हो रहा है, करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात इतनी क्लियर है या नहीं। तो यानी कि यहाँ पर करंट सेम नहीं है, करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये V सेम होगा, समझ रहे हो, ये पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा इसके क्रॉस, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, बस यही इसमें ट्रिक थी आपकी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर लगेगा तो यहाँ पर R क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अगर R डिक्रीज कर रहा है तो P क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी रजिस्टर में। तो यानी कि A ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या कहता है, ये कहता है अ करंट पासिस थ्रू अ रजिस्टर, एक करंट पास कर रहा है रेजिस्टर के थ्रू, लेट K1 एंड K2 रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा है, K1 और K2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयंस। देखो K1 किसकी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, ठीक है। और K2 क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी है, मेटल आयंस की है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, वो एवरेज यानी कि मेटल आयंस की है, ठीक है। ये तो पता है ना, आयंस कौन से, तो जैसे +2 +3 चार्ज -3 इस तरीके से चार्ज होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये क्या है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको कि बताओ K1 कम है K2 से, या K1 इक्वल है K2 के, या K1 ज़्यादा है K2 से, या एनी ऑफ दीज 3 में कर, या कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को समझो आप कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कैपिटल E, और साथ में होता है क्या, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम में होता है, और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, मेटल आयंस की, तो यहाँ E की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, चार्ज किसका आ जाएगा, आयंस का आ जाएगा, तो मैं Q से लिख लेता हूँ, और ये E हो गया, और ये टाउ हो गया, और ये मास हो गया किसका, आयंस का। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है।
अब यहाँ से समझना, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर v कौन सा, ये vd वाला होगा, ड्रिफ्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी उनकी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान दो, जो ये me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होता है किससे, जो मास होता है आयन का, ठीक है। ये आपको पता है, E कितना होता है आपके पास, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, समझ रहे हो। बड़ी किस में है, नेगेटिव में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वैसे देखें इस वैल्यू को तो ये क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, इसलिए सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन में। तो आयंस में तो चार्ज होगा और ठीक है, प्लस में चाहे माइनस में, तो उनमें क्या होगा, एक्स्ट्रा ही होगा जो मास होगा, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम ही होता है, ये चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचो, ये क्या है हमारे पास, वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है, तो जो नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है ये कम है और इधर ये ज़्यादा है, तो ये Vd बताओ इस केस में ज़्यादा होगा या इस केस में ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, तो यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयन से। वैसे भी समझ लो, ठीक है, ज़्यादा भारी बंदा है, तेज क्या करेगा, वो दौड़ेगा कि कम दौड़ेगा, धीरे दौड़ेगा, धीरे दौड़ेगा, और जिसका मास कम है वो तेज दौड़ेगा, वो वाली बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो यहाँ से भी समझ सकते हो इन्वर्सली वाली कहानी से, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर लगा के देख लो इसको, देखो K1 ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन वाला, और K2 क्या हो गया आपके पास, हाफ m, और ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का मास और ये आयन का, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आयन की, और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो जरा, आप कहोगे यहाँ से इसका कम है मास, ठीक है, तो ये K1 कम होगा, इसका यहाँ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, नहीं। बात स्क्वायर वाली वैल्यू को देखो आप जरा, स्क्वायर वाली वैल्यू में VDE क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू VDI, समझ रहे हो। तो स्क्वायर में वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, तो यानी कि K1 ज़्यादा है K2 से, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, C ऑप्शन सही होगा। बताओ समझ में आया, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ लो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है, क्लियर है। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है हमें, कह रहा है 2 रेजिस्टर्स R एंड 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, 2 रेजिस्टर हैं R और 2R, मतलब मान लो एक R1 रेजिस्टर है R और R2 रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 2R है, कनेक्ट है किसमें, सीरीज में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R एंड 2R आर इन द रेशो। थर्मल एनर्जी मतलब क्या, हीट एनर्जी की बात कर रहा है, और सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I²R T वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनका रेशो की बात कर रहा है वो, तो H1 और अपॉन में H2, तो क्या बनेगा वो I² I सेम होता है करंट, ठीक है ना, सीरीज में, तो ये सेम ही रहेगा, I² हो गया, ठीक है। R, अब यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, R1 आएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, R2 आएगी, और टाइम भी क्या होगा इनका, सेम ही होगा, करंट सेम है तो ये टाइम वाली कहानी भी सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखते हैं, देखो I²R1 की वैल्यू R है, और नीचे क्या है I²R2 की वैल्यू कितनी है, 2R है। तो देखो T से T कट के R से R, I² से I², कितना आ रहा है ये 1/2, तो यानी कि कितनी आ रही है आंसर इसके अंदर, 1:2 आ रहा है। तो 1:2 का मतलब क्या है, हमारा A ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल, बस ये फंडा पता होना चाहिए था आपको, ये वाला, ये सीरीज में यूज़ होता है, और ये वाला किस में होता है, पैरेलल में यूज़ होता है, H का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यही है पैरेलल वाला, देखो क्या कह रहा है इसमें, कहते हैं 2 रेजिस्टर्स R एंड 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R एंड 2R इन द रेशो। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी मान लो R1 कितना है हमारा, R है, R2 कितना है हमारा, 2R है, ठीक है। अब यहाँ H का जो फॉर्मूला लगेगा थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी का, वो कौन सा लगेगा, V²/R इंटू में T वाला। क्यों लगेगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होगा, ठीक है बात। तो देखो जी रेशो निकालनी है, तो H1/H2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो इसका बन जाएगा आपका V², और ये T सेम ही रहेगा H1 के केस में, और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ R1 आ जाएगा, ठीक है। H2 के केस में क्या होगा, यहाँ आ जाएगा V² T, अपॉन में क्या आएगा R2, वो R2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ R2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, ये इससे कट गया। R2 की वैल्यू कितनी है, 2R है, R1 की वैल्यू है R,
पुट कर दी हमने यहाँ पर, आर से आर कट गया, क्या आ रहा है 2/1, दैट इज़ 2:1 इस केस में आंसर आएगा। तो यानी कि बी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। बताओ कुछ दिक्कत इसके अंदर आए ये चारों क्वेश्चन समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है इसमें, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम इज कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है वायर का, उस वायर को हमने कट किया किसमें 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, एंड दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, बहुत ही सिंपल है। देखो एक वायर है, ठीक है जी, जिसकी लेंथ मान लो कितनी है L है, क्लियर, और 50 ओम इसका रेजिस्टेंस है, R कितना है इसका 50 ओम है, क्लियर है। और मान लो ये इस तरीके से है वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा कुछ। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालें R का, तो R क्या बनता है ρL/A। R की वैल्यू है 50, ये रो आ गया, ये L आ गया, ये A आ गया। ठीक है, अब इसको क्या किया 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो मान लो ये इस तरीके से इसके पार्ट कर दिए, 5 आगे भी कर दिए होंगे। ठीक है, अब ये जो एक पार्ट बनाया मैंने, इसमें इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, 5 पार्ट करें हैं इसके, तो ये एक पार्ट जो लिया हमने, इसकी जो लेंथ है L' वो कितनी होगी L/5 होगी। मान लो ये 25 की थी, 25 मान लो मीटर की, 5 इक्वल पार्ट करेंगे तो 25/5 करूँगा ना, कितना हो गया 5 मीटर की आएगी। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर किया, तो L/5 किया, L हमें पता नहीं है कितना, तो हमने L एज्यूम किया यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में जो R बनेगा वो क्या बनेगा, रो सेम ही रहेगा, बिकॉज वायर तो वही है, उसी को कट किया, तो मटेरियल तो सेम है, वो चेंज नहीं होता। समझ रहे हो ना, जो रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, या टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी किसी चीज़ का नहीं फर्क पड़ता इस पर, चाहे लेंथ है एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो पड़ता है ना, लेंथ चेंज है एरिया चेंज है तो रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है, लेकिन रो पे कोई चेंज नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो क्लास 10th में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, नहीं तो आपने देखा होगा 12th के मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ सब ये आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो R इक्वल टू में रो L/A, तो L कौन सा, ये L' वाला, तो L' वाले में क्या है हमारा L/5 है, और अपॉन में क्या है एरिया, एरिया भी सेम है, बिकॉज ये मोटाई तो नहीं घटाई हमने इसकी, हमने तो ऐसे ऐसे इसके पार्ट किए हैं, 5 1 2 हो गया, ये 3 हो गया 4 और ये 5, इस तरीके से कट किया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ से R इक्वल टू में, अब यहाँ से देखो ये रो L और ये A, ठीक है, रो L और A ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 50, यहाँ रख दूँ, और ये 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया एक, जो हमने कट किया है पीस उसका। ठीक है, अब उसने कहा था इसको किस में कनेक्ट किया आपने, पैरेलल में किया है, तो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो पैरेलल में आपको पता है अगर आइडेंटिकल हो, अब देखो इसका अगर हमारे पास 10 ओम आया तो अगली जो कट किया उसका भी होगा, उसका भी, क्योंकि सेम लेंथ के हैं, तो यही आने वाला है। ठीक है ना, मतलब R1 कह लो, R2 R3 R4 R5 स्मॉल वाले, ठीक है, सबका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, पैरेलल में आपको पता है, जो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, क्या होता है फॉर्मूला, वो R इक्विवेलेंट का R/N होता है अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हों। ठीक है, कनेक्टेड, तो इस तरीके से होता है पैरेलल में। और अगर ये किस में होता, सीरीज़ में, तो हम NR कर देते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और R है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ तो पैरेलल में है तो हम ये फॉर्मूला लेंगे R/N वाला। तो यहाँ पर इसमें हमने ये कैपिटल R ना लेके हम इसको क्या लेंगे स्मॉल r, बिकॉज इनको ही तो करना है सॉल्व। ठीक है, तो ये ऐसे कर दूंगा मैं स्मॉल r वाला। तो ये कितना है 10 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितने आएंगे, क्योंकि 5 में कट किया था तो 5 रेजिस्टेंस होंगे वायर के। ठीक है ना, तो 5 कितना आ गया 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, तो यानी कि ऑप्शन ए है जो हमारा वो करेक्ट होगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। उसके बाद चलो जी 6th क्वेश्चन पे क्या कहता है, अ मेटेलिक रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी इफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस इज समहाउ डिक्रीज्ड इन द रेजिस्टर। मतलब क्या कह रहा है कि एक मेटेलिक रेजिस्टर है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, इफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस इज समहाउ डिक्रीज्ड हो गई नंबर ऑफ कोलिजन उनकी इन द रेजिस्टर। कैसे कह रहा है, फॉर एग्जांपल बाय कूलिंग इट। कूल करना मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करना होता है। पहली तो ये बात है, जैसे हम कहते हैं ना यार 0 डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री मतलब कम हुआ है। जब आप कहते हो यार 35 डिग्री है तो 45 डिग्री है, गर्मी है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो। ठीक है ना, बढ़ने में मतलब गर्मी हो रही है तो बढ़ता है टेम्परेचर, और ठंड है तो क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। पहली तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। तो उसके बाद कह रहा है बताओ जो करंट होगा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कांस्टेंट हो रहा है, या जीरो हो रहा है। ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, अगर हम बात करें, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था आपके पास अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस वाला पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये पढ़ा था आपने। ठीक है, तो यानी कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ टेम्परेचर क्या कर रहा है,
डिक्रीज करा, बिकॉज उसने कूलिंग इट कर दिया। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो यानी कि आई इज इक्वल टू में वी बाई आर से अगर हम देखें फॉर्मूले से, तो अगर आर डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है यूनिवर्सली है, बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा। तो यानी कि क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बताओ? क्लियर है? ये तो देखो आपको पता है ना, कोई मान लो इस तरीके से ये कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करते हैं, बताओ? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये तेज़ी से इस तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो इनमें क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इनमें एक तरह से हम कहें ना ऑब्स्टेकल सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप कहो ये जगह तो इतनी है निकलने की, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सब इस तरफ भाग रहे हैं, तो ये सब टकराएंगे आपस में आके, तो इधर से क्या होंगे, देर में निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरह के क्या होगा, ये रेजिस्ट हो गया ना इनके लिए। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बढ़ जाता है, तो करंट हमारा कम हो जाता है। यहाँ पर तो वो कह रहा है कूल किया, मतलब क्या है, टेम्परेचर को हमने क्या किया, कम किया, तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके कोलिजन्स कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। आ रही है बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है टू रेजिस्टर्स ए एंड बी हैव रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आर ए है और दूसरे का क्या है, आर बी है रिस्पेक्टिवली, विद आर ए जो है वो लेस है आर बी से, यानी कि आर बी ज़्यादा है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल्स आर, रो ए है और रो बी है। अब देखो मैंने आपको बताया था रो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर ए बाई एल होता है, ठीक है, क्योंकि आर का क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से रो का क्या बन जाएगा, आर ए बाई एल, ठीक है। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एल और ए पे, ये रो जो है ये डिपेंड नहीं करती आर और एल पे, समझ रहे हो, या फिर ए पे। ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। मान लो कॉपर की है तो अलग रेजिस्टिविटी, और एल्युमिनियम है तो अलग रेजिस्टिविटी। ये तो पता है ना आपको, कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी फिर हमारी, अपोजिट है ना कंडक्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी क्या है, कॉपर की कम है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो इस तरह का अगर वो कुछ डाटा देता हमें मटेरियल के बारे में बताता, तो हम फिर भी डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि रो ए और रो बी का क्या है कहानी, ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, समझ रहे। तो उसने प्रॉपर आपको बताया नहीं, बस उसने बोला रेजिस्टेंस ज़्यादा है आर बी का, लेकिन रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करती ना रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी क्या बढ़ती है, टेम्परेचर घटाते हो तो रेजिस्टिविटी भी घटती है। और या फिर मटेरियल पे डिपेंड करती है, अलग अलग मटेरियल की होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तो इसने कुछ बताया ही नहीं है मटेरियल के बारे में कि कौन सा मटेरियल है, ठीक है ना। तो हम कैसे बताएं कौन ज़्यादा है कौन कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करती रो, कि हम यहाँ से देख के बता देंगे रो भी ज़्यादा है, नहीं ऐसे तो नहीं होता। क्लियर है? तो यानी कि ना तो ये पता हमें, ना ये पता है, ना ये पता है। तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रो ए एंड रो बी। तो यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। देखो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में समझो पहले। तो देखो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी को मैं सिग्मा से लिखता हूँ और रेजिस्टिविटी को रो से लिखता हूँ। ये एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। कई जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टिव पोर्शनल है तो ये मतलब ये कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इधर से कंडक्टिविटी और मल्टीप्लाई में ये रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट के इक्वल होती है, ठीक है। क्लियर है? ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़, मान लो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ेगी तो उतना ही कंडक्टिविटी क्या करेगी, घट जाएगी। समझ लो, जैसे ऐसे समझो, जैसे इसका पहले है 5 है और ये कितनी है, 3 है, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये आपने बढ़ा दी, मतलब 5 3 था, ये कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। आपने ये बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। मतलब ये कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो उसी रेशो में क्या होगी, ये जो कंडक्टिविटी है ये भी कम हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंट ही रहना है, सिंपल बात ये है। क्लियर है? तो जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ती है उतनी ये कंडक्टिविटी घट भी जाती है, ठीक है। तो इधर ये कितनी बढ़ी आपकी 2, तो इधर 2 घट गई, समझ रहे हो। तो यानी कि फिर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है तो प्रोडक्ट पे। तो जो प्रोडक्ट है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, या नन ऑफ दी। देखो प्रोडक्ट कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, वही नहीं कह रहा कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी। वो कह रहा है प्रोडक्ट इनका किस पे डिपेंड करता है, तो किसी पे नहीं डिपेंड करता। क्लियर है? तो आप क्या कहोगे, नन ऑफ दीज कहोगे। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट होगा। क्या इसमें बताओ कोई दिक्कत है? सिंपल है, समझ में आएगी बात, बताओ। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर जो है मेटेलिक रेजिस्टर का आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे अगर, तो जो प्रोडक्ट है ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, देखो ये वही क्वेश्चन हो गया, घुमा फिरा के उसने पूछ लिया आपसे दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ क्या होगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या कॉन्स्टेंट रहेगी, या इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो देखो मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देखो ये आपको पता है कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, रो से हम लिखते हैं और इसको कंडक्टिविटी को सिग्मा से। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो के बाई रो। आप कहोगे कि सर आपने तो फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था, ठीक है ये भी था, लेकिन इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आता है, तो सिग्मा इंटू में रो इज इक्वल टू में के। तो वही कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा ये 5 × 3 कितना है 15 है। अगर हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर जो है मेटेलिक रजिस्टर का इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, मान लो ये 2 बढ़ गई 5, तो कंडक्टिविटी भी तो फिर घट गई ना, लेकिन आंसर वही रहेगा। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो जिस रेशो में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो आपको पता है ना, रेजिस्टिविटी मतलब क्या, करंट को कम करना, अगर ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। तो जिसका करंट कम फ्लो होगा उसमें क्या बोलोगे आप, कंडक्टिविटी कम है, यही तो बात हुई ना। तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी कम हो गई, यही बात है, सेम ही चीज़ है, लेकिन ये सेम रेशो में क्या होती है, इंक्रीज कर, मतलब कि रो अगर हम 2 बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी 2 डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हो ये बात। तो ये चीज़ क्या है फिर, कांस्टेंट रहती है, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या कहता है इसमें, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ बैटरी द चार्ज एज्यूम्ड पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी। अब देखो इसमें बैटरी के लिए जैसे हम कहें कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लिया हमने ये, ठीक है, ये रोड्स हैं इसमें, ठीक, पता है आपको, ये पॉजिटिव वाली ये नेगेटिव वाली है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक मान लो इस तरीके से बल्ब हमने कनेक्ट कर रखा है इसमें, ठीक है। अब देखो मेन कहानी पता है कि आप कहोगे, ये तो हमें पता है कि चार्ज कहाँ से जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, लेकिन ये क्या है, आउटसाइड द बैटरी है। उसने क्या पूछा आपसे, इनसाइड द बैटरी। इनसाइड द बैटरी मतलब ये वाली कहानी है। अब देखो इनसाइड द बैटरी क्या होता है, जब बाहर से पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएंगे, इस पे आएंगे, तो वो अंदर से इस तरीके से भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं इनसाइड में, ठीक है। और ये केस कौन सा होता है, बैटरी का डिस्चार्जिंग का, बिकॉज यहाँ से आप करंट दे रहे हो इसको तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, जैसे मोबाइल आप यूज़ करते हो तो बैटरी तो डिस्चार्ज होगी ना, समझ रहे हो। अब दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें कि जैसे ये आपके पास ये पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वाली, ठीक है। इसमें अब आपने क्या किया, इसको आप चार्ज कर रहे हो बाहर बैटरी से इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर आ रहे हैं पॉजिटिव, और इधर अंदर से कैसे जाएंगे, इन साइड में कैसे जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे इस केस में। तो ये कौन सा है कहानी, चार्जिंग की कहानी है ये, और ये कौन सी है, डिस्चार्जिंग की कहानी है। तो याद रखना इनसाइड द बैटरी अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव वाले, ठीक है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरीके से। और अगर चार्जिंग हो रही है तो ये कैसे जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे इनसाइड द बैटरी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है मेन, इनसाइड द बैटरी की बात पूछ रहा है। तो यानी कि उसने आपको बताया नहीं है चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर कह रहा है ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं ऑलवेज की तो नहीं बात है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव किस में जाते हैं, इनसाइड चार्जिंग के केस में, डिस्चार्जिंग में तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। मे गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, फिर आगे कह रहा है ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव। ऑलवेज वाली तो कहानियाँ गलत ही हैं, ठीक है ना। अब डज नॉट मूव, ऐसा भी नहीं है, मूव तो हो ही रहा है, तो यानी कि मे गो फ्रॉम, ठीक है ना। मे मतलब क्या कह सकते हैं हम, हाँ अगर वो डिस्चार्जिंग ये चार्जिंग का केस है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा सकते हैं इनसाइड द बैटरी। तो ये मे वाला सही है, बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर आया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। नंबर 1 क्या कह रहा है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो किरचॉफ जंक्शन लॉ मतलब क्या, करंट लॉ की बात कर रहा है, वो आपको पता है क्या होता है जंक्शन लॉ में। जैसे ये I1 करंट एंटर करा और इधर से I2 करंट एंटर करा और ये I3 बाहर निकल गया, तो हमें पता है इसमें क्या होता है, एंटरिंग करंट इक्वल होता है कौन सा, जो लीव कर रहा है I3 के इक्वल होता है, यही होता है, बताओ क्लियर। तो यानी कि जितना आया उतना चला गया, मतलब अब देखो करंट इधर ही इस तरीके से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, और इधर करंट ऐसे जा रहा है तो ये जितने इलेक्ट्रॉन आए ये इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गए होंगे, निकल भी गए होंगे। तो ये कौन सा केस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि कोई भी चार्ज ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, समझ लो, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर।
क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, बिकॉज ऐसे भी समझ लो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो जितना करंट आया उतना करंट चला गया, तो यानी कि जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, ऐसे निकल गया। अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो ऐसे गया और ऐसे निकल गया। क्लियर है, समझ रहे होंगे बात को। तो चार्ज कंजर्व्ड है, पहली स्टेटमेंट तो ये सही है। दूसरी क्या कहता है, किरचॉफ्स लूप लॉ फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहे हैं किरचॉफ्स लूप लॉ क्या यानी कि वोल्टेज लॉ। क्या कहता है ये आपको, लूप लॉ कि जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑल द ईएमएफ एंड ऑल द वोल्टेजेस वो क्या रहता है, जीरो रहता है। और कंजर्वेटिव नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो इसमें किस तरीके से हम कहते हैं, जैसे मान लो ये एक रजिस्टर लग रहा है, एक रजिस्टर ये लग रहा है और ये यहाँ एक बैटरी लग रही है, तो ये इस तरीके से A B C D ये लूप ऐसे चला देते हैं हम इसमें, है ना, क्लोज्ड लूप चलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड यहाँ कहानी है, और कंजर्वेटिव होती है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज वाली होती है बात कैसी होती है, कंजर्वेटिव जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। और इस केस में हमें पता है क्लोज वाले में क्या होता है, वर्क डन हमेशा जीरो होता है, और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इंटू में डेल्टा भी होता है, यही होता है, ठीक है, ये बताया भी था मैंने आपको पहले। तो यहाँ पर वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा इस केस में। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डेल्टा भी क्या रहा है, जीरो है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या है आपके पास कि द EMF एंड द सम ऑफ ऑल द EMF एंड ऑल द वोल्टेजेस विल बी क्या रहता है हमारे पास, वो जीरो रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको प्रॉपर स्टेटमेंट अगर बताऊँ इसकी तो क्या थी, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड EMF इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। तो इज इक्वल टू जीरो की कहानी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। तो ये बात भी यहाँ बिल्कुल ओके है वोल्टेज लॉ वाली। तो ए ऑप्शन सही है इसमें, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है इसमें, टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। नॉन आइडियल बैटरीज हैं, नॉन आइडियल बैटरीज का मतलब क्या होता है बताओ, इनमें इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट EMF इज लार्जर देन आइदर ऑफ द टू एम। देखो अब बैटरीज कनेक्ट करो जरा आप, देखो इस तरीके से कनेक्ट करो, ठीक है। ये किस में कनेक्ट हो गई आपके पास, सीरीज़ में कनेक्ट हो गई, और इनके रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे मान लो ये EMF E1 है, ये E2 है, नॉन आइडियल है तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ये R1 मान लो, ये वाला इसका R2 मान लो, ठीक है। अब आपको पता है नेट जो EMF होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, इसका E1 प्लस में E2 हो जाएगा। मान लो एक का 2 है, एक का 4 है, तो क्या आएगा 6 आएगा। तो ये कह रहा है जो इक्विवेलेंट EMF है वो लार्जर है आइदर ऑफ टू से, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर, अब वो कह रहा है इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो ये सीरीज़ में है, सीरीज़ में क्या होगा हमारे पास R1 प्लस में R2 हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक का रेजिस्टेंस 1 है, एक का क्या है 2 है, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। मतलब इंडिविजुअल से ये ज़्यादा ही रहता है सीरीज़ में, ये आपको पहले भी पता ही है। पैरेलल में क्या होता है, इंडिविजुअल से कम रहता है, ये चीज़ आपको पहले क्लियर करवाई हुई है बहुत बार मैंने, ठीक है। नहीं जिसको पता वो जाके चैप्टर देखो जरा पहले, ठीक है, वहाँ समझ में आएगा आपको सीरीज़ पैरेलल में, ठीक है। तो यानी कि सीरीज़ में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल वालों से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ तो उल्टा कह रहा है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, स्मॉलर देन द आइदर ऑफ टू इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं सेकंड वाली गलत है स्टेटमेंट। तो यानी कि इसमें फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग, ये बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी स्मॉल टू इंश्योर दैट। जो नेट रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। एमीटर में स्मॉल होता है और वोल्ट मीटर में लार्ज होता है, ये कहानी आपको पता है, ठीक है। वो कह रहा है क्या चीज़ के लिए होता है, स्मॉल क्यों करते हैं, कि वो ओवर हीटेड ना हो जाए, एक्सेसिव करंट ना ले ले, मेजर द लार्ज करंट करे वो, या इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द करंट। देखो एक चीज़ को ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो ये एक बल्ब मैंने लगाया और ये रही इसकी बैटरी जिससे ये कनेक्ट किया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, करंट को मेजर करना है, ठीक है। और एमीटर लगता है इसमें सीरीज़ में लगता है, ठीक है। सीरीज़ में क्यों लगता है, क्योंकि करंट सेम रहता है ना सीरीज़ में, इसलिए तो फिर एमीटर में वही करंट आएगा, ठीक है ना। तो मेजरमेंट हो जाएगी इसके क्रॉस की क्या होगी, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि सीरीज़ में क्यों लगता है। अब यहाँ पर देखो मेन कहानी क्या है, अगर ये मान लो ये है आपके पास 5 वोल्ट का और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम का, ठीक है। तो आई यहाँ से जो फ्लो कर रहा है I = V/R, वो कितना कर रहा है 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर का कर रहा है, ठीक है। तो एमीटर में यही वैल्यू आनी चाहिए हमारे, है ना। अब हमने क्या किया इसमें, यहाँ एमीटर लगा दिया जी एक सीरीज़ में, ठीक है। अब अगर यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस हम रखेंगे, ठीक है, तभी तो जब हम इसका आई निकलेगा
तो V अपॉन में R1 प्लस में R2 करेंगे तो V है 5 और R1 कितना है हमारा 10 है और R2 नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मतलब स्मॉल है 0.001, तो ये अप्रोक्सीमेट 5/10 ही आ जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा बिल्कुल सही एक्यूरेट आएगा अगर ये स्मॉल रेजिस्टेंस है यहाँ, ठीक है। अगर ये ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे हम ज़्यादा का करें 5/10 और ये इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो 5 अपॉन में 15 कितना आ रहा है 1/3 यानी कि 0.3, तो ये तो गलत है, 0.3 थोड़ी फ्लो कर रहा है यहाँ पे। एमीटर तो सिर्फ इसलिए लगाया कि इसमें करंट मेजर हो सके, ये थोड़ी कि इसमें भी फ्लो कराना है करंट। इसमें तो सिर्फ हमें मतलब यहाँ भी जो हमारा करंट इसके अंदर इसकी वजह से पूरी ब्रांच में करंट चेंज हो जाएगा, ऐसे तो नहीं। हम तो इसमें चाहते हैं ना, ये तो एमीटर हमने इसलिए लगाया कि इसमें करंट मेजर कर सकें, और ये लगा के अगर मान लो हमारी पूरी इसमें करंट चेंज हो जाए, क्योंकि करंट तो सेम ही जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो रियलिटी तो हमें पता चलेगी नहीं कि इसमें कितना करंट है। तो इसमें अगर हमें रियलिटी में जानना है कि यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें स्मॉल रखना पड़ेगा ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े करंट पे। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर ना तो ओवर हीटेड की कहानी है ना ये सब और कुछ है, ठीक है। क्या है सिर्फ इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द करंट टू बी मेजर, क्या नहीं चाहता ये कि चेंज ना हो करंट जो हमें मेजर करना है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर शुड बी लार्ज। अब वही बात आ गई कि रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का क्या होता है, लार्ज होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसको करते हैं हम पैरेलल में कनेक्ट। पैरेलल में क्यों करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो जिसके क्रॉस भी आपको मेजरमेंट लेनी है वोल्टेज की, तो पैरेलल में लगा देंगे तो वोल्टेज हम मेजर कर लेंगे उसके क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ वो कह रहा है कि लार्ज रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो देखो इस चीज़ को भी ऐसे समझ लो। देखो जैसे ये बल्ब है, ठीक है, और ये है बैटरी, ठीक, V मान लो इसका पोटेंशियल है, और हमें यहाँ क्या करना है जी, वोल्ट मीटर लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या कंसिडर करो कि जैसे ये आपने लगाया बल्ब, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये कितनी की है 5 वोल्ट की है, ठीक है। और जैसे हम कहें कि यहाँ पर जो है हमारा करंट, जैसे मान लो आप यहाँ पर, ठीक है, करंट कितना है यहाँ पर 3 एम्पियर का जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है इसमें 10 ओम का है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होती है हमारे पास, V = IR, तो यहाँ हम 5 नहीं कंसीडर करते ये अभी, ठीक है। V = IR, तो I कितना है हमारे पास 3 है और रेजिस्टेंस कितना 10 है, तो ये 30 वोल्ट यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज हमें ये वोल्ट मीटर मेजर करके दे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लार्ज ना रखूँ, स्मॉल रखूँ, तो होगा क्या, जो ये करंट जा रहा था यहाँ 3 एम्पियर का, ये यहाँ जाके क्या होगा, अब डिवाइड होगा। और अगर यहाँ ये डिवाइड हो गया, यहाँ 2 चला गया और यहाँ 1 एम्पियर का चला गया, तो यहाँ भी ये जो वोल्टेज मेजर करके देगा वोल्ट मीटर पैरेलल में, वो कितनी करके देगा, V = IR, I कितना जा रहा है इसके क्रॉस 2 और R इसका है 10 ओम का, तो 20 देगा। ये तो गलत है, जबकि आ कितनी रही है 30 वोल्ट इसके क्रॉस। तो अगर यहाँ स्मॉल रेजिस्टेंस कर रहे हैं हम, तो यहाँ करंट कुछ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ लार्ज रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो करंट यहाँ फ्लो ही नहीं करेगा, ये करेगा, बताओ। बहुत ज़्यादा लार्ज कर दिया हमने तो करंट यहाँ से ही निकलेगा सारा, तो इधर क्या जाएगा, मान लो 0.0001 जा रहा है, तो इधर मेनली जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा 2.999 ऐसे इस तरीके से। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिर हमारी सेम ही आ जाएगी, V = में IR जब हम करेंगे तो I 2.99 मतलब 3 और R है 10, तो ये 30 वोल्ट ही हमें देगा। कितनी बात क्लियर है। तो मेन कहानी यहाँ लार्ज रेजिस्टेंस रखने की क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेटली मेजर हो और चेंज ना हो, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द PD टू बी मेजर, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर, क्योंकि अगर हम लार्ज नहीं लगाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। आना कितना चाहिए था 30 का, तो स्मॉल करेंगे तो 20 आ रहा है, समझ रहे हो। तो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज हम तो इसके क्रॉस चाहते हैं ना, ये तो हमने सिर्फ मेजरमेंट के लिए लगाया, ये ना अफेक्ट डाले हमारे सर्किट में किसी भी तरीके का। तो यहाँ लार्ज हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन जो है हमारा इसमें करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है हमें, कहता है व्हेन नो करंट इज़ पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, जब कोई करंट पास नहीं करता कंडक्टर से तो क्या होता है। देखो कोई कंडक्टर है, मान लो ये इस तरीके से, ये इसमें क्या पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, कोई करंट नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन तब भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है ना। जब हम बैटरी देते हैं इसमें, यानी कि जब हम पावर देते हैं, तब क्या होता है, ये एक लाइन में अलाइन होते हैं, ठीक है ना। मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का इस तरीके से, तो ये प्लस चार्ज इधर जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक डायरेक्शन में फिर मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि करंट है ही नहीं, तो मतलब बैटरी नहीं है, ठीक है। तो ये रैंडमली तो मूव करते ही हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमें पता ही है, रैंडम डायरेक्शन में एक दूसरे को टकरे मारते ही रहते हैं। तो ये कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, ऐसा नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं चाहे करंट हो या ना हो,
ठीक है ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं जब करंट होता है, यानी कि हम कहें कि बैटरी है, ठीक है ना, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं, डू नॉट मूव वाली तो कहानी गलत है। उसके बाद क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, अब स्पीड थोड़ी है, ये तो डायरेक्शन भी है इनकी, तो ये तो वेलोसिटीज़ की बात है। तो हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो होती है, क्योंकि इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्योंकि करंट है नहीं, बैटरी है नहीं, तो इधर उधर जा रहे हैं, नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है इसमें, जीरो होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये सही है, सी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज व्हेन अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज हीटेड ड्यू टू द करंट। अब देखो क्या कह रहा है ये, इसमें 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी जब रजिस्टर को कनेक्ट किया हमने बैटरी से, एंड वो क्या हो गया, हीटेड ड्यू टू द करंट। देखो हीटेड मतलब क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा उसका, एक तरह से ये कह रहे हैं हम, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, क्लियर है। और ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या असर होता है, ड्रिफ्ट स्पीड पे देखो जो फॉर्मूला होता है वी डी का, वो क्या होता है, ई और टाउ बाय एम, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये कम होता है, तो ये वी डी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये सब कुछ तो चेंज होता है, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होते, ठीक है ना, चाहे हीटेड हो रही है, बैटरी लगा दिया आपने, हीटेड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहते हैं, ठीक है ना, तो ये चेंज नहीं होते। तो डू नॉट चेंज में कौन सी कहानी आएगी, डी ऑप्शन आएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, ठीक है। 17th क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज। देखो जब हम टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज़ करते हैं, जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी ये भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और जो आपके पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ये क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और ये सेम रेशो में करती है, मैंने आपको बताया था जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उतनी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा इंटू में रो इज इक्वल टू के होता है, तो जैसे 5 इंटू 3 है, ये 15 है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं रेजिस्टिविटी बढ़ी, 5 में बढ़ गई, ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी उतने में ही घट जाएगी, क्लियर है इतनी बात, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, रेशो ऑफ रेजिस्टिविटी टू द कंडक्टिविटी। रेशो मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो और ये सिग्मा। तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी बढ़ गई यानी कि 5 हो गई, और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, 3 हो गई, क्लियर है इतनी बात, बताओ। कंडक्टिविटी कम और रेजिस्टिविटी बढ़ गई। अब यहाँ पर जैसे पहले जो आंसर होता तो वो क्या होता, 3/5 होता इस केस में, ठीक है ना, रेशो 3/5, ठीक है ना, रो अपॉन में सिग्मा, तो ये आता 0.6, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो रही है। यहाँ पर देखो आप, जब हमने रेजिस्टिविटी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने से, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, तो उनकी रेशो पे क्या होने वाला है, 3 1 3 एंड 3 2 3 6 18, 1.66 ऐसे, इस तरीके से आपका ये चलेगा, ठीक है। तो यानी कि बढ़ जाती है, तो आप क्या कहोगे, ए इंक्रीज करेगी रेशो रेजिस्टिविटी टू द कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी टू द कंडक्टिविटी। अगर होती ना रेशो कंडक्टिविटी टू द रेजिस्टिविटी, फिर डिक्रीज करती, ठीक है। फिर क्योंकि क्या हो जाता, ये हमारा पहले होता 5/3, तो ये आंसर होता। और फिर जब हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी की जगह हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टिविटी टू द रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी पहले लिखते 3/5, फिर ये आ जाती, तो वहाँ उस केस में घटती रेशो। तो डिपेंड करता है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये उसने बोला था रेजिस्टिविटी टू द कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी टू द कंडक्टिविटी, तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी 18th क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कहता है करंट पासिस थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। करंट पास कर रहा है एक थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है, इस तरीके की कोई वायर है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ कम है, इस तरीके से समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, क्रॉस सेक्शन के इंडिपेंडेंट कौन सी है, देखो ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू में क्या होता है, जल्दी से बताओ, ई और टाओ बाय एम। यहाँ तो एरिया की कहानी नहीं है, तो आई का फॉर्मूला देखो, आई इजकल टू क्या होता है, NEAVD, फॉर्मूला पता है। VD इजकल टू में क्या बनता है यहाँ से, I अपॉन में NEA। तो यहाँ पर देख लो एरिया अगर हमारा क्या हो रहा है, चेंज होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ये चीज़ क्या हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी तो हमें पता ही है, J क्या होता है हमारे पास, करंट अपॉन में एरिया होता है, पता है ना ये, तो ये भी क्या है, इन्वर्सली है, एरिया चेंज से करंट डेंसिटी भी चेंज होगी। उसके बाद कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है ना यहाँ पर, समझ रहे हो,
तो वो एरिया पे डिपेंड नहीं करते, वो तो क्या हो रहा है आपके पास, वो फिक्स है यहाँ, पहले से ही फिक्स है, वॉल्यूम तो फिक्स है ना यहाँ पर इसका, क्लियर है ना, बताओ, वॉल्यूम तो यहाँ फिक्स है ना, तो डेंसिटी पे तो कोई चक्कर पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा आंसर होगा इसमें, और नन ऑफ दीज की तो कहानी है ही नहीं, ठीक है। तो जी ये था आपके पास, बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ये थे इसके एमसीक्यूज चैप्टर 3 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ये अच्छे से कर लेना आप, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।